फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेहंदी किसके नाम की, भाग 13। पिछले भाग में आपने पढ़ा, शोभित ने जब दरवाजा खोला तो वह सामने चीफ को देखकर हैरान रह गया, जो वहां पर ब्लास्ट के दौरान नजरें बचाकर भाग चुका था। हालांकि उसे चोटें आई थी। अब आगे शोभित और वहां खड़े 2 आतंकवादी चीफ को सहारा देकर अंदर ले आए और प्राथमिक उपचार करने लगे। वहीं हॉस्पिटल में भी सूरज और रानी एक दूसरे से अपनी अपनी बातें क्लियर कर ही चुके थे कि चाचा चाची और छाया ने वहां प्रवेश किया। छाया तो सूरज को इस हाल में देखकर सीधे उसके सीने से जा लगी, तो रानी वहीं किनारे पर खड़ी थी। उसने उस घर की दहलीज को लांघा था, चाचा चाची और छाया के विश्वास को तोड़ा था, भले ही अच्छा सोचकर, पर उन्हें तो पता नहीं था ना। और यही सब सोचते सोचते रानी अपनी नजरें धरती में गड़ाए जा रही थी। रानी किनारे पर खड़ी थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह उन लोगों से नजरें भी मिला पाए। इधर सूरज घर वालों से घिरा हुआ था, पर तभी उसकी नजर उस तरफ चली गई जहां रानी खड़ी थी, पर अब वहां कोई भी नहीं था। शायद रानी जा चुकी थी। वहीं वह भी इस बात को भली भांति समझता था। इधर चीफ कुछ देर बाद आराम करने के लिए लेटे हुए थे। उनका चेहरा दर्द में भी गुस्से से तमतमा रहा था। फ्लैशबैक में शौकत अली जीप समेत उस खाई में गिर चुके थे जहां पूरी आर्मी उनके शहादत में डूबी हुई थी। तो वहीं आखिर 5 दिनों के बाद वे होश में आ चुके थे। जैसे वे होश में आए, वे सोचने लगे, आखिर वे है कहाँ। ये कोई पुराना सा खंडर टाइप की जगह थी। और कुछ एक देर में जब उन्होंने आसपास नजरें घुमाई तो उन्हें समझते देर ना लगी कि वे दुश्मनों के मुल्क में हैं। वे अपना सर पकड़कर उठकर बैठे ही थे कि एक आतंकवादी, जो शायद उस दल का प्रमुख था, उसने उनकी तरफ पानी का एक जग और कुछ खाने की वस्तुओं को बढ़ाते हुए कहा, कैसे हैं जनाब। अब उसके कहने से ही कुटिलता की झलक दिख रही थी। शायद कोई और दिन होता या कोई और जगह होती तो उस दल के प्रमुख को गोलियों से ही भून देते, पर यहाँ जहाँ हजारों आतंकवादी हैं, उसने चुप रहने में भलाई समझी और उनकी दी हुई चीजों को चुपचाप से खाने लगा। वैसे भी वह 5 दिनों का भूखा जो था और होश में भी आज ही तो आया था। जगह जगह लगे टाके इशारे कर रहे थे कि चोट भी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। इधर जैसे ही उस दल के चीफ ने उसे चुपचाप खाते हुए देखा तो उसने अपने साथी आतंकवादी की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कुराहट मुस्कुरा दी। उसे लगने लगा अब शौकत अली उसे आर्मी और भारत देश की सुरक्षा से जुड़ा कुछ तो गुप्त बातें बता ही देगा। पर शौकत अली खाने के बाद चुपचाप सा लेट गया। यह देखकर चीफ आग बबूला हो गया, पर जैसे तैसे उसने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसे प्यार से सारी जानकारी लेनी चाहिए। पर जब शौकत अली ने देश के साथ गद्दारी करने से मना कर दिया तो उसने कुटिलता से उसे नमक खाने की बात कह दी। यह सुनकर एक पल को तो उसने उसे घूरा, पर अगले ही पल कह दिया, नमक उसने मजदूरों के हाथों से बनाया हुआ खाया है, किसी आतंकवादी के नहीं। और अगर हिम्मत है तो वह नमक बनाने वाले मजदूर को ले आए, वह जो पूछेगा उसे बता देगा। ऐसे ही उस आतंकवादी का दिमाग खराब था, पर शौकत अली टस से मस ना हुआ, बल्कि उन सबकी बेचारगी को इत्मीनान से देखने लगा। इसे देख आतंकवादियों के चीफ को बहुत गुस्सा आया और उसने उस पर लात घूसों के साथ साथ तरह तरह की यातनाएं शुरू कर दी। पर मजाल है कि शौकत अली कुछ भी बोले। इधर आर्मी एक से बढ़कर एक आतंकवादी के खिलाफ मुहिम चला रही थी और उधर शौकत अली उन आतंकवादियों को हिरासत भरी नजरों से देखता, मानो कह रहा हो, मुझे अकेले को कैद करने से क्या होगा, तुम एक को मारोगे सो आर्मी के जवान तुम्हें घर में घुसकर मारेंगे। आतंकवादियों के लिए चिंता का विषय था। पर तभी रामचंद्र जी को शौर्य चक्कर मिलने की अनाउंसमेंट हुई और इसी के साथ उन आतंकवादियों को अपना दांव खेलने का मोहरा मिल गया। असल में रामचंद्र वर्मा को शौर्य चक्कर इसीलिए मिल रहा था क्योंकि उस दिन जब शौकत अली के गिरने के बाद रामचंद्र जी उस स्थान से घायल अवस्था में लौट रहे थे, तब उनकी नजर एक ऐसे आतंकवादी पर गई जिसने आतंकवादियों के कई खुफिया स्थानों का उजागर किया था और इसी की बदौलत बहुत से ब्लास्ट को रोकने के साथ साथ आतंकवादियों का सफाया भी मुमकिन हो सका था। उस समय रामचंद्र वर्मा कैप्टन थे और उनकी बहादुरी के चलते ही उनकी पदोन्नति मेजर में हुई थी। बस उन्होंने गलती से कह दिया था कि शौकत अली बहुत पहले ही खाई में गिर चुके थे और उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए पहले तो शौकत अली के साथ और फिर अकेले ही दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
पर सच तो सिर्फ यही था कि उनके हाथ बस किस्मत से वही आतंकवादी थोड़ी घायल अवस्था में मिला था जिसने बाद में कई खुफिया जानकारी दी। कहाँ तो आतंकवादी देश में घुसपैठ करने वाले थे और अब आर्मी ही आतंकवादियों के नामों निशान को मिटाने की कोशिश में लगी हुई थी। आतंकवादियों का चीफ, जिसका नाम हैदर था, उसने वह वीडियो क्लिप शौकत अली को दिखाई जिसमें रामचंद्र वर्मा का इंटरव्यू चल रहा था और वे शौकत अली को क्रेडिट तो दे रहे थे, पर उनके क्रेडिट को देख ऐसा लग रहा था जैसे मजबूरीवश वे शौकत अली को क्रेडिट दे रहे हो। असल में आतंकवादियों ने उस क्लिप से थोड़ी छेड़छाड़ की थी। शौकत अली पहले तो यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका दोस्त रामचंद्र वर्मा ऐसा कुछ भी बोल सकता है और आज नहीं तो कल आर्मी उसकी खोज में निकल ही पड़ेगी। पर उसे आश्चर्य तब हुआ जब आर्मी उसे खोजने के स्थान पर उसे शहीद घोषित कर चुकी थी। शौकत अली ने रात भर बेचैनी से काटा, पर आखिरकार हार कर उसने डिसाइड कर लिया था जिस आर्मी को उसकी फिक्र नहीं, वह भी अब से उनकी फिक्र नहीं करेगा और वह आतंकवादियों का साथ देगा। हालांकि उसका दिल उसे मना करता रहा, पर इस समय जिसके लिए उसके दिल में नफरत भर चुकी थी और जिससे वह बदला लेना चाहता था, वह कोई और नहीं रामचंद्र वर्मा थे। उसने आतंकवादियों का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीच बीच में उसे खुद की आत्मा उसे जरूर धुतकारती कि वह खुद के देश के साथ गद्दारी कर रहा है, पर आतंकवादियों के संगठन में शामिल होकर उसे जैसे सही गलत में कोई अंतर ही समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार कुछ दिनों के बाद वह चीफ बन गया और अब वह रामचंद्र वर्मा से बदला ले सकता था। वह सही मौके की तलाश करने लगा, पर उसे वह मौका ही नहीं मिल पाया। एक दिन उसे शोभित और रानी की शादी के बारे में पता चला, साथ ही यह भी कि शोभित अब आर्मी में है और आतंकवादियों से जुड़ी इंफॉर्मेशन को हैकिंग करने में जैसे उसे महारत हासिल है, और साथ ही यह भी कि शोभित जाना तो किसी आईटी सेक्टर में चाहता था, पर आर्मी परिवार से होने के कारण उसे आर्मी में जाना पड़ा। पहले तो उसने शोभित को पैसों के ऑफर दिए। शोभित इतनी आसानी से नहीं माना तो और पैसों के और ऑफर दिए। आखिरकार शोभित ने घुटने टेक दिए। वर्तमान में अचानक ही किसी को आया महसूस कर जैसे ही चीफ अपनी तंद्रा से वापस लौट कर आया, शोभित को सामने देखकर वह चौंक सा गया। चीफ ने इशारों से पूछा, क्या हुआ? इस बात पर शोभित चीफ के सामने बैठ गया और कहा, चीफ, पहले तो मैं सिर्फ पैसों की खातिर इससे जुड़ा था, पर आर्मी ने मेरे देशद्रोही का बदला मेरे परिवार से लेकर अच्छा नहीं किया और बाद में सूरज ने भी रानी को मेरी जिंदगी से छीनकर घी डालने का काम किया है। शोभित को बदले की भावना में देखकर चीफ हल्के से मुस्कुरा दिया। वहीं हॉस्पिटल में रामचंद्र वर्मा को डिस्चार्ज मिलने वाला था। इस समय सब साथ में थे। रामचंद्र वर्मा ने बताया कैप्टन शौकत अली के परिवार वालों के बारे में, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। उनके घर में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर पूरे परिवार को उड़ा दिया। इधर चीफ उस समय को याद करने लगे जब उनका गुस्सा रामचंद्र वर्मा के खिलाफ तो था, पर कहीं ना कहीं उनका जमीर उन्हें देशद्रोही बनने के लिए कोसे जा रहा था। पर इससे पहले कि वे संगठन छोड़ने की ओर कदम बढ़ाते, आतंकवादियों ने उन्हें एक वीडियो क्लिप दिखाया और इस वीडियो क्लिप को देखकर जैसे वे टूट से गए। उसका मन यह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उनका परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। आतंकवादियों ने यहाँ भी तथ्यों को इस कदर जोड़ा कि चीफ अब पूरी तरह से खूंखार आतंकवादी बन गया। हॉस्पिटल में रानी कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठी हुई थी। उसका मन बेचैन सा था और उसे अपने फेस को अपने हाथों से ढक रखा था। वह जैसे वहां होकर भी वहां नहीं थी और बार बार उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था, आतंकवादी अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस हद तक जा सकते हैं, किसी के परिवार को मिटाने या इससे भी ज्यादा। वह मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी उसे न जाने रह रहकर ऐसा भी महसूस हो रहा था, कहीं शोभित की फैमिली को भी तो आतंकवादियों ने ही, पर इससे पहले कि वह कुछ सोचती, किसी ने उसके कंधे पर अपने हाथ रख दिए। इधर एक आतंकवादी को वह समय याद आने लगा जब शोभित की फैमिली पैसे लेकर आई और उन्होंने उन्हें सह परिवार बुलाया था, क्योंकि आतंकवादी संगठन कई छोटे छोटे भागों से जुड़े होते हैं और सबको कहीं ना कहीं चिंता सी होने लगी थी। अगर शोभित ने आर्मी या पुलिस को सब जाकर कह दिया तो क्या होगा, और इसीलिए शोभित को अपने काबू में रखने और उसे अपना मोहरा बनाए रखने के लिए उन्होंने उसके परिवार के लिए जाल बुना और उन्हें अपना शिकार बना लिया। इसकी खबर उन्होंने चीफ तक को नहीं होने दी, बल्कि इसे किसी और संगठन के चीफ ने ही हैंडल किया।
शोभित एक चेयर पर बैठा हुआ था और रह रहकर उसे याद आने लगा वह पल जब थोड़ी देर पहले उसके एक आतंकवादी साथी ने उसे हॉस्पिटल का हाल बताया था कि सूरज को होश आ चुका है और रानी और सूरज न जाने क्यों बहुत देर तक वे दोनों साथ में ही रहे। शोभित इस बात को सुनकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर रानी चाहती क्या है। कहीं उसे शोभित पर शक तो नहीं हो गया। वहीं हॉस्पिटल में जैसी ही रानी ने अपनी नजरें ऊपर की ओर की, सूरज जो बैसाखी की सहायता से जैसे तैसे करके वहां तक आया था, उसे देख जैसे उसके दिल का गुबार फूट सा गया और एक बार वह फिर बिना सोचे समझे उसके सीने से जा लगी। इसे देख सूरज को वह पल याद आ गया जब अचानक ही विदाई के बाद वह उसके गले से लगी थी। सूरज उसके सर पर अब धीरे धीरे अपना हाथ फेरता रहा और इधर रानी सिसकती रही क्योंकि रामचंद्र वर्मा की गिरफ्तारी बस गुमराह करने के लिए थी, इसीलिए वे अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सीधे घर जा रहे थे। रानी सिसक रही थी और सूरज उसके सर पर अपने हाथ फेर रहा था, पर इससे पहले कि रानी कुछ बोलती सूरज ही बोल उठा, रानी तुम ठीक हो ना? पर मैं ठीक नहीं हूँ। क्या? अब रानी ने नजरें ऊपर कर सूरज की ओर आश्चर्य से देखा तो सूरज बेचारगी से बोल उठा, यार तभी से खड़ा हूँ, पैर दुख रहे हैं मेरे। तो आपको खड़े रहने के लिए किसने बोला? रानी भी तपाक से बोल उठी। यह सुनकर सूरज ने कुछ इस तरह शक्ल बनाई मानो कहना चाह रहा हो, तुम मुझे छोड़ोगी तभी तो मैं बैठूंगा। रानी ने भी इस बात को महसूस किया। वह फिर भी गले से लगी रही मानो कहना चाह रही हो, इस जन्म में तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। अब एक बार गले पड़ गई तो पड़ गई समझिए। अब इससे पहले कि रानी और सूरज को योर ख्याली पुलाव पकाते, छाया उन दोनों को ढूंढते वहीं पर आ गई। असल में अब गलतफहमी के सारे दीवार ढह चुके थे और वैसे तो छाया के लिए रानी को माफ करना इतना आसान नहीं था, पर सूरज की सिचुएशन के अच्छे से समझाने के बाद वह कोशिश कर रही थी कि वह रानी को दिल से अपनी भाभी मान ले। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और भाभी मेरे साथ चलिए, भैया के डिस्चार्ज के पेपर तैयार करवाने हैं। छाया उन दोनों को देख एक ही सांस में बोल गई, जाना जरूरी है क्या? सूरज रानी की ओर देखकर बोल उठा तो रानी अपनी आंखें बड़ी करते हुए से घूरने लगी। तो वहीं रानी के घूरने पर छाया हल्के से मुस्कुरा उठी। वरुण वहीं से गुजर रहा था। उसने रानी को घूरते, छाया को हंसते और सूरज की बेचारगी सी हालत देखी तो सामने आते हुए कहा, मैं चला जाता हूँ छाया के साथ में भाभी, तब तक आप सूरज को अंदर ले जाएं। रानी ने एक नजर सूरज को देखा और फिर उसे सहारा देकर अंदर की ओर चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ छाया और वरुण भी डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाने चले गए। वरुण बार बार नोटिस कर रहा था। छाया बीच बीच में उसे घूरकर देखने लगती। पहले तो वरुण ने उसे इग्नोर करना चाहा, पर फिर भी जब छाया का घूरना बंद नहीं हुआ तो वरुण ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। छाया तपाक से बोल उठी तो वरुण भी अपना मुंह खोले उसे देखने लगा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।